हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के लेक्चर नंबर 29 की। आज का हमारा टाइटल है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ थिंकिंग। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ थिंकिंग, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी कि हमें एक्सप्लेन करना है कि थिंकिंग का मीनिंग क्या होता है और थिंकिंग के कितने टाइप्स हैं। Thinking is the mental process of forming ideas, making judgments, reasoning and problem solving। यानी कि थिंकिंग एक मेंटल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सब आइडियाज़ बना पाते हैं, माइंड में नए आइडियाज़ लाते हैं, जजमेंट दे पाते हैं किसी भी चीज़ को समझ करके। रीजनिंग हमारी जिस तरह से वर्क करती है वो हमारी थिंकिंग का पार्ट होता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग हम सब जिस तरह से कर पाते हैं वो भी हमारी थिंकिंग ही है। It involves the manipulation of information and the use of cognitive abilities to process and analyze data। तो जो डेटा हम सब सामने रखते हैं अपना एनालाइज करने के लिए, तो थिंकिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सब डेटा को एनालाइज कर पाते हैं और उसको प्रोसेस कर पाते हैं। थिंकिंग कैन बी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। थिंकिंग सोच समझ कर भी हम सब कर सकते हैं और अनजाने में भी कर सकते हैं। डेलिब्रेट और ऑटोमेटिक, यानी कि डेलिब्रेट भी यही हुआ, सोच समझ कर जानबूझ करके कुछ करना, या फिर अनजाने में ही ऑटोमेटिक भी कुछ से कुछ हम सब सोचते रहते हैं। एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आवर डेली लाइफ्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और थिंकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रूशियल ज़रूरी रोल प्ले करता है हमारी लाइफ्स में और हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। There are several types of thinking, each with its own characteristics and purposes. Here are some common types। तो बहुत तरह तरह की थिंकिंग है और हर प्रकार की थिंकिंग का अपना एक खास टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक खास तरह का लक्षण है। तो चलिए देखते हैं कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ थिंकिंग कौन कौन सी हैं। पहला है एनालिटिकल थिंकिंग। Analytical thinking involves breaking down complex problems or solutions into smaller components to understand their underlying structure। तो एनालिटिकल थिंकिंग का यूज़ करते हैं हम सब किसी प्रॉब्लम को स्मॉलर कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करके सॉल्व करने में। एक बड़े प्रॉब्लम के को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसके बाद उसे समझ करके सॉल्व करने का जो ये सोच है, इसी को एनालिटिकल थिंकिंग कहा जाता है। It focuses on logical reasoning, data analysis and objective evaluation to make informed decisions। तो एनालिटिकल थिंकिंग में फोकस किया जाता है लॉजिकल रीजनिंग पर, तथ्यों के आधार पर सोच समझ करके, डेटा का एनालिसिस करके, और ऑब्जेक्टिव्स जो तय किए जाते हैं किसी काम को करने के, उसका एवेल्यूएशन करना, ये सब कुछ एनालिटिकल थिंकिंग के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग इन्वॉल्व्स जनरेटिंग न्यू आइडियाज़, इनसाइट्स एंड सॉल्यूशंस। तो क्रिएटिव थिंकिंग में नए आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है क्रिएटिव थिंकिंग का यूज़ करके, और सॉल्यूशंस तक पहुंचा जाता है। इनसाइट मतलब है कि अंतर ध्यान करना, अपने आप को भी और बेहतर से समझा जाता है क्रिएटिव थिंकिंग करके। इट इनकरेजेस थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड एम्ब्रेसिंग इनोवेटिव अप्रोचेस। यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग में जो सब लोग सोच रहे हैं उनसे बाहर, आउटसाइड द बॉक्स मीन्स कुछ डिफरेंट सोचना होता है। मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, जिन कॉन्सेप्ट्स के बीच कोई कनेक्शन अब तक इस्टेब्लिश नहीं है उनके बीच कुछ नया कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जाता है। और इनोवेटिव अप्रोच को भी इसमें एम्ब्रेस किया जाता है, यानी अपनाया जाता है। इनोवेटिव अप्रोच मीन्स लगातार अपडेट, कुछ नया हमेशा करते जाना, यही क्रिएटिव थिंकिंग है। क्रिएटिव थिंकिंग इज एसेंशियल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड आर्टिस्टिक इंडेवियर्स। यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब कि किसी एक इशू, किसी एक मुद्दे को लेकर के बहुत ही उस पर गहन चिंतन करना और कुछ सॉल्यूशन उसका निकालना किसी प्रॉब्लम का, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। और आर्टिस्टिक इंडेवियर्स यानी कि जितने भी आर्ट रिलेटेड कोई वर्क अगर है तो वहाँ पर बहुत सारी क्रिएटिविटी दिखाई जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग एंड इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन, आर्ग्यूमेंट्स एंड बिलीव्स। क्रिटिकल थिंकिंग में शामिल होता है क्वेश्चन करना,
इंफॉर्मेशन को इवेलुएट करना, आर्ग्यूमेंट्स करना और बिलीव्स। तो इन सारी चीज़ों में क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ होता है। It aims to analyze and assess the validity, reliability and logical coherence of ideas and evidence। तो क्रिटिकल थिंकिंग में इस चीज़ों को एनालाइज किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि कितनी वैलिड है कोई बात, कितनी रिलायबल है और लॉजिकली कितनी एक्सेप्टेबल है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में कुछ भी सीधे सीधे नहीं मान लिया जाता है, उसके पहले एविडेंस के आधार पर उसको परखा जाता है। क्रिटिकल थिंकर्स आर ओपन माइंडेड। क्रिटिकल थिंकर्स ओपन माइंडेड होते हैं, कंसीडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड सीक एविडेंस बिफोर फॉर्मिंग जजमेंट्स। तो क्रिटिकल थिंकर्स बड़े ही ओपन माइंडेड होते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचते समझते हैं और किसी भी जजमेंट को देने से पहले वो एविडेंस ज़रूर देखते हैं, एविडेंस को देखते हैं, समझते हैं और ये देखते हैं वो सच है या नहीं है, उसके बाद कोई जजमेंट देते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के आधार पर। Lateral thinking. Lateral thinking is a type of thinking that involves approaching problems from unconventional angles or perspectives। तो lateral thinking भी एक तरह की thinking है जिसमें कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल तरीके से किया जाता है। अनकन्वेंशनल मीन्स टोटली न्यू, कन्वेंशनल मतलब जो कि हमेशा से एक फिक्स्ड कोई मेथड है, उसी मेथड को बार बार कोई यूज़ कर रहा है, तो इसे कहते हैं कन्वेंशनल। बट अनकन्वेंशनल मीन्स जो पहले से मेथड इजाद किया हुआ है, जो पहले से मेथड यूज़ में है, उस मेथड का यूज़ नहीं करके बिल्कुल कुछ नया करने का प्रयास, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टोटली यूनिक, डिफरेंट, न्यू जो तरीका होगा वो होगा लेटरल थिंकिंग वाला सोच। इट इनकरेजेस द एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉन लीनियर, अनएक्सपेक्टेड एंड इमेजिनेटिव सॉल्यूशंस। तो लेटरल थिंकिंग में टोटली एक नया टाइप का सॉल्यूशन का प्रोसेस को इमेजिन किया जाता है। ये नॉन लीनियर होता है, मतलब कोई फिक्स रास्ता है ये नहीं है, टोटली अनएक्सपेक्टेड है। लेटरल थिंकिंग ऑफन रिलाइज ऑन क्रिएटिविटी एंड इंट्यूशन टू ओवरकम फिक्स्ड पैटर्न्स एंड फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस। तो इनोवेटिव सॉल्यूशंस की जहाँ बात है, कुछ नया करने की जहाँ बात होती है, वहाँ लेटरल थिंकिंग होती है और इसके लिए क्रिएटिविटी एक मस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन बनती है। यानी क्रिएटिव थिंकिंग और लेटरल थिंकिंग कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक मैच करती है। फिर है सिस्टम्स थिंकिंग। सिस्टम्स थिंकिंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एज अ होल इंक्लूडिंग देयर इंटररिलेशनशिप्स, फीडबैक लूप्स एंड इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। सिस्टम थिंकिंग्स का मतलब है कि कोई सिस्टम की अच्छे से समझ, पूरा उसका एक एक पार्ट से लेकर के कंप्लीट सिस्टम की जो समझ है, यही है सिस्टम थिंकिंग। इट फोकसेस ऑन रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स, आइडेंटिफाइंग कनेक्शंस एंड कॉम्प्रीहेंडिंग द अंडरलाइंग डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम। तो सिस्टम थिंकिंग में फोकस किया जाता है पैटर्न को समझने में। कोई चीज़ अगर हो रही है सिस्टम के अंदर तो उसका क्या पैटर्न है, क्योंकि बार बार रिपीट कुछ होता है। आइडेंटिफाइंग कनेक्शंस, किन किन कंपोनेंट्स के बीच कैसा कनेक्शंस है, इसको समझा जाता है इसमें। एंड कॉम्प्रीहेंडिंग द अंडरलाइंग डायनामिक्स ऑफ सिस्टम, और सिस्टम की जो डायनामिक्स है उससे भी अच्छे से इसमें समझा जाता है। सिस्टम्स थिंकिंग हेल्प in understanding and addressing complex problems and their broader implications। तो सिस्टम थिंकिंग का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो बड़ी समस्याएं होते हैं, जटिल समस्याएं होती है, उनको समझा जाता है और उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाता है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इन्वॉल्व्स एग्जामाइनिंग एंड एनालाइजिंग वंस थॉट्स, एक्सपीरियंस एंड एक्शंस। यानी कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है अपने ही विचारों को समझने का प्रयास करना, अपने एक्सपीरियंस को, अपने एक्शंस को समझना। यानी कि इंट्रोस्पेक्शन है ये इसमें। इट इन्वॉल्व्स इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ असेसमेंट एंड थॉटफुल कंसिडरेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स और डिसीजंस टू गेन इनसाइट एंड लर्न फ्रॉम देम। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में कोई व्यक्ति अपने ही जीवन के बारे में, अपने जो बीता, जो पास्ट है उसका, उसके बारे में वो अच्छे से सोच विचार करके उससे काफ़ी कुछ सीखता है। अपने ही विचारों को, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर नई चीज़ों को सीखता चला जाना, ये इस टाइप की सोच रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इन्हांसेस वनसेल्फ, नो वेट, एंड थॉटफुल कंसिडरेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स। यस, इसमें पास्ट इवेंट्स को समझा जाता है, अपने ही जीवन के बीते पलों को फिर से अच्छे से सोच करके अपनी गलतियाँ क्या थी उसको समझ करके उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। और इससे हम जो सीख सकते हैं
उसे सीखते हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इन्हांसेस सेल्फ अवेयरनेस एंड फैसिलिटेट्स पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का फ़ायदा है, ये सेल्फ अवेयरनेस को और ज़्यादा बढ़ाता है और पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट भी इससे अच्छा होता है। Convergent thinking. Convergent thinking is a type of thinking that aims to find the single best solution or answer to a problem. Convergent thinking एक टाइप की थिंकिंग है जिसका यूज़ किया जाता है किसी ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिसका सिर्फ एक सिंगल आंसर होता है। It follows a linear and focused approach relying on logical reasoning and narrowing down possibilities. तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं किसी एक क्वेश्चन के आंसर की, उन सारी मल्टीपल जो ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन पॉसिबिलिटीज़ को, रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ को हटाते चले जाता और फिर ऑटोमेटिक अंतिम एक जो लास्ट सही आंसर है वहाँ तक पहुँचने का जो ये तरीका होता है, वो सोच है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग इज़ ऑफन यूज्ड इन टास्क्स दैट हैव अ क्लियर गोल और करेक्ट आंसर। तो जिन प्रॉब्लम्स में एक करेक्ट आंसर उनका सॉल्यूशन होना है, सिर्फ एक ही आंसर जिस चीज़ का होगा, तो वैसे सवालों को सॉल्व करने के लिए जिस तरह की थिंकिंग रखी जाती है उसे कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। आमतौर पर कन्वर्जेंट थिंकिंग को आप ऐसे समझ सकते हो कि मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स जब सॉल्व की करते हैं हम लोग, कोई मैंसुरेशंस का सपोर्ट क्वेश्चन, अगर एरिया फाइंड करना है, कुछ क्वेश्चन के साथ, या वॉल्यूम फाइंड करना, तो आप कैलकुलेट करके फाइनली एक अल्टीमेट सिर्फ ओनली वन सिंगल करेक्ट आंसर तक पहुंचते हो, और यही अप्रोच यहाँ पर कन्वर्जेंट थिंकिंग है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग से टोटली अपोजिट है। डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व्स जनरेटिंग मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़, आइडियाज़ और सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। यानी कि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन देना, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन देने का जो अप्रोच है, जिस तरह की सोच होती है इसमें, वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। इट इनकरेजेस ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन, फ्री एसोसिएशन एंड द जनरेशन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ अल्टरनेटिव्स। यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करके, डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज़ करके तरह तरह का सॉल्यूशन दिया जा सकता है, एक ही प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन दिए जा सकते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज़ ऑफन यूज्ड इन ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस एंड क्रिएटिव एंडेवर्स। तो जितने क्रिएटिव एंडेवर्स, जितने क्रिएटिव प्रयास और जो ब्रेन स्टॉर्मिंग के सेशन होते हैं, जैसे कि कोई एक खास मुद्दे को सॉल्व करने के लिए अगर बहुत सारे ज्ञानी लोगों की टीम बैठाई जाए, तो सब अपना अपना मत रखते हैं, सब अपना अपना तरीका बताते हैं कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, डिफरेंट सॉल्यूशन देते हैं, तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। It's important to note that these types of thinking are not mutually exclusive and they often complement each other. तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान देने लायक बात ये है कि हमने जितनी भी टाइप्स की अभी थिंकिंग की चर्चा की, उन सारी टाइप की थिंकिंग अपने आप में कोई अलग थलग नहीं है, वो सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे के पूरक हैं, सब कनेक्टेड हैं। इंडिविजुअल्स मे एम्प्लॉय डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, टास्क एट हैंड एंड देयर पर्सनल कॉग्निटिव प्रेफरेंसेस। तो हर एक व्यक्ति अलग अलग प्रकार की थिंकिंग को अडॉप्ट करता है, अलग अलग टाइप की थिंकिंग अपनाता है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन, जो टास्क उसके सामने है उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ जो भी व्यक्ति उसकी कॉग्निटिव प्रेफरेंसेस के आधार पर, कि जिस तरह से व्यक्ति का दिमाग पहले काम कर जाए उस तरह की थिंकिंग का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करता है। डेवलपिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ थिंकिंग स्किल्स can enhance problem solving abilities, promote creativity and improve decision making। यानी एक से ज़्यादा टाइप की थिंकिंग को प्रमोट करने का फ़ायदा ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाती है, प्रमोट क्रिएटिविटी में प्रमोशन होता है, व्यक्ति और क्रिएटिव हो जाता है, और डिसीजन मेकिंग भी उसकी और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।